हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 16 दिसंबर और हम आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे अगर कोई भी यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहा हो या फिर एनडीए की तैयारी कर रहा हो, सीडीएस की तैयारी कर रहा हो या फिर सीएपीएफ पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी की अगर एसएसबी आई है तो वो अपने टॉपिक्स तैयार कर सकता है यहाँ से। फिर चाहे वो कोई एसएससी की भी तैयारी कर रहा हो जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए आज की पहली खबर को देखते हैं क्या है। नीड न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम इन जुडिशरी। हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो अभी हैं किरेन रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू, ठीक है। तो लॉ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट सिस्टम हो वो एक नया हो, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट अभी हो रहा है, जो अभी बेस्ड है, वो बेस्ड है कोलेजियम सिस्टम पे, ठीक है। यानी कि जो कोलेजियम सिस्टम ये सिस्टम होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के हायर पोजीशन पे जो जजेस हैं वो इस मामले को देखते हैं और सारी अपॉइंटमेंट, सारे ट्रांसफर्स, सब कुछ जो है वो जुडिशरी ही देखता है अपने अंदर, ठीक। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई एक ऐसा कमीशन ले आया जाए जिससे क्या हो कि पारदर्शिता बने और जो हायर जुडिशरी में जो वैकेंसीज खाली हैं उसमें जो हम अपॉइंटमेंट है वो कर सकें। तो एनजेएससी 2015 में आया था पर जुडिशरी ने ये स्क्रैप कर दिया। जुडिशरी ने ये कह दिया कि ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे एक खतरा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव का या फिर लेजिस्लेटिव का हमारे कामों में किसी तरह की दखलंदाजी हो, ठीक है। तो ये कह के जुडिशरी ने कह दिया कि ये हम नहीं चाहते हैं। ये कमीशन एक बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है जिसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कह के खाली कर दिया गया। फिर ये बात उठी है, इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने भी बात कुछ दिन पहले की थी कि ऐसे, शायद मैंने बताया भी था पहले दिन, कि वाइस प्रेसिडेंट भी चाहते हैं कि जो एनजेएससी एक ऐसा कमीशन लाया जाए जिसमें अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र सारे यही कमीशन देखे जजेस के, जो कि फिलहाल कोलेजियम है, इसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो ये थी पहली खबर। फिलहाल में अभी 30% वैकेंसीज खाली हैं जुडिशरी में और नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस है करीब 5 करोड़ से पेंडिंग केसेस है हमारे कोर्ट्स में, वो चाहे लोअर कोर्ट हो, हायर कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें वैकेंसी है और ये पेंडिंग केसेस हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा टॉपिक है आज के डेट में। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एरिया। अगर इंडिया को पोल्यूशन कम करना है तो पोल्यूशन अगर कम करना है तो जो पाकिस्तान है, जो साउथ एशिया में कंट्रीज आती हैं, वो चाहे इधर बांग्लादेश हो, तो इन सबको भी क्या करना होगा कि ऐसे मेजर स्टेप्स उठाने होंगे ताकि इनके यहाँ भी पोल्यूशन कम हो। फिलहाल अभी जो यहाँ का पंजाब क्षेत्र है, यहाँ का पंजाब है पाकिस्तान में, और जो इंडिया का पंजाब है, इंडिया का जो पंजाब है, तो अगर नॉर्थ वेस्टर्न हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो इधर से इधर आता है 30%, यानी कि 30% पोल्यूशन हमारा पंजाब में पश्चिमी पंजाब से आता है, जो कि स्थित है पाकिस्तान में, जो कि लोकेटेड है पाकिस्तान में। यानी कि 30% पाकिस्तान से लोग पोल्यूशन आता है। और यहाँ पे जो ढाका शहर है और 2 शहर हैं जो बांग्लादेश के मेजर शहर हैं, उनको पोल्यूशन हमारे इंडिया से जाता है 30%, ठीक है। यानी कि हवाएं चलेंगी तो हवाओं को तो कोई बॉर्डर होता नहीं है कि यहाँ पे रुक जाएंगी या इधर नहीं ले जाएंगी।
तो ये रहा। अभी 60% ऑफ साउथ एशिया, जो 60% साउथ एशिया देश हैं, मतलब कि जो भी एरिया है साउथ एशिया का 60%, उनमें जो PM 2.5 है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, वो है, उसकी अगर वैल्यू बात करें तो 35 ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के एरिया में 35 ग्राम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है, यानी कि 2.5 ये एक मेजरमेंट होता है जिससे पोल्यूशन को मापा जाता है। ठीक है, तो ये है। और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यानी कि ये हमारा जो क्षेत्र है इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, जो गंगा रिवर से ऐसे किनारे बसा हुआ है और इंडिया का जो क्षेत्र है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ का जो एवरेज है, यहाँ पे एवरेज है 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ के 2.5 PM है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वैल्यू है 100 ग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि अपर लिमिट है 5 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये WHO का स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड दिया है कि अगर किसी शहर में 5 ग्राम पर मीटर क्यूब अगर पार्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5 की वैल्यू है, तो यानी कि वो एयर हैजार्डस है। ठीक है, यानी कि वो एयर बहुत ही ख़राब है, इसको मेंटेन करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ तो अभी जो 60% ऑफ साउथ एशिया है उसकी वैल्यू 35 ग्राम है, और गैंगेटिक प्लेन्स में इसकी वैल्यू 100 ग्राम है, तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा है। फिलहाल इंडिया ने कहा है, ऐसे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर हम 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इंडिया भी, पाकिस्तान भी, चाइना भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर ये सभी सारे मेजर्स को फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद अगर इन्वायरमेंट पे कंट्रोल करने के सारे मेजर्स उठाते हैं, तो 2030 तक ऐसा अनुमान है कि 35 ग्राम लाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 1 ग्राम पे हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो ये कही गई है बात, ये बात कही है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें WHO का साथ लिया है, WHO की जो बताई गई गाइडलाइंस है उस पर बात की है इसने। तो ये रहा दूसरी खबर। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, जैसे चाइना हर जगह छाया हुआ है, तो अगली खबर यह है कि US क्रिएटेड इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट टू कंटेन चाइना। जैसे हमारा इंडो पैसिफिक, ये इंडिया है, मान ली, सॉरी फॉर दैट, ये इंडिया है, तो इंडिया है, इधर इंडियन ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। तो इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना ने ये कहा है, चाइना के एनवॉय हैं, चाइना के एम्बेसडर हैं, जो चाइना के एम्बेसडर हैं फ्रांस में, चाइना के जो एम्बेसडर हैं फ्रांस में, उन्होंने ये कहा है कि इंडो पैसिफिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये US ने एक बनाया है ऐसा कॉन्सेप्ट, ताकि जो चाइना है उसको काउंटर किया जा सके, जिसमें बहुत सारी अपनी नाराज़गी जाहिर की चाइना ने US के खिलाफ, और ज़्यादातर फ्रांस में थे, तो फ्रांस में मीटिंग कर रहे थे, तो फ्रांस को भी बताया था, सुनाया था। खैर, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो उसमें एशियन कंट्रीज आती हैं, और चाइना का ये कहना है कि US ने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बात करते थे पहले एशियन कंट्रीज़ की, ईस्ट एशिया की बात करते थे हम, बट वो कॉन्सेप्ट US ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि चाइना का वो एग्जिस्टेंस नहीं चाहता है ऐसे पैसिफिक ओशन में। खैर, बहरहाल पैसिफिक काफ़ी बड़ा है, तो उस रीजन में चाइना US से ये चाहता है कि उस रीजन में सिर्फ इंडिया चले, क्योंकि इंडिया अलाइड कंट्री है किसकी, क्वाड में। क्वाड एक ग्रुप है जिसमें 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। ठीक है, ये 4 देश ऐसे आते हैं जो क्वाड ग्रुप बनाया है, और इसका सिंपल सी बात है कि ये ग्रुप इसी वजह से बना है, इसीलिए बना है कि चाइना को काउंटर किया जा सके। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट
ऐसे नहीं कहा गया है कि टू काउंटर चाइना दिस ग्रुप हैज़ बीन फॉर्म्ड, ऐसा नहीं कहा गया, बस इसको इस पर्पज से बनाया गया है कि इट इज़ ए डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पज, इट हैज़ बीन मेड फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पजेज इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन इस वजह से बनाया गया है, जिससे ये चाइना चिढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हुई। और एक और अलायंस है, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। ठीक है, इसमें कंट्रीज हैं 5, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस एंड यूके। ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो 5 आइज ग्रुप से बनाई गई हैं, 5 आइज ग्रुप के नाम से बनाई गई हैं, और ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, तो चाइना ने ये भी कहा कि ये जो 5 आइज बनाई गई हैं, 5 आइज ग्रुप बनाया गया है, ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें यूएस अलाइड कंट्रीज मेंबर्स हैं जो चाहती हैं कि चाइना का जो डोमिनेंस है या फिर जो चाइना का अपना काम है वो रोक सके और चाइना को प्रोग्रेस करने से रोक सके। ये कहना था चाइनीज एम्बेसडर का, जो कि फ्रांस में है। ठीक, तो ये रही बात। और एक और ग्रुप का उन्होंने नाम लिया ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ये अलाइड कंट्रीज हैं, मतलब कि मेंबर कंट्रीज हैं ऑकस की। ऑकस का फुल फॉर्म ही होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ठीक है, तो इसका भी नाम लिया और कहा कि ये भी एक साजिश रची गई है यूएस के द्वारा कि हमको काउंटर करें। तो ये रही बात। ठीक है, तो देखने वाली बात है अब क्या होता है। खैर, हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि यूएस और चाइना के रिश्ते का अच्छे नहीं हैं, तो इसका भी ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए हम देख सकते हैं कि जो एस्पेक्ट है, जो चाइना और यूएस का जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी डाइवर्स होता जा रहा है। यानी कि हर जगह से एक दूसरे में डिस्प्यूट हो रहे हैं, वो चाहे इकोनॉमिकल हो, डिफेंस को लेके हो, ट्रेड को लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो, इंटेलिजेंस के लेके हो। हर एक तरह से ये एक दूसरे का अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में हो या फिर सामने हो बात कर रहे हो, फिर भी ये एक दूसरे का अपोजिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थी अगली खबर। फिर चलते हैं अगली खबर पे, चौथी खबर पे। व्हाट इज थोरेक आरोटिक एन्यूरिज्म, शायद प्रोनाउंसिएशन मैंने सही किया है। ये एक बीमारी है, या फिर जानते हैं ये क्या है। ठीक है, तो जो अमेरिकन फुटबॉलर राइटर थे, अभी फीफा हो रहा है, कतर होस्ट कर रहा है। ठीक है, इस बार कतर होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फीफा में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, अमेरिकन फुटबॉलर जर्नलिस्ट थे, तो ये कतर गए हुए थे। ठीक है, 49 साल है इनकी उम्र। इनका नाम है ग्रांट वहल। तो इनकी अचानक वहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है, इनकी वहाँ अचानक डेथ हो गई, तो इनकी ऑटोप्सी की गई, यानी इनका पोस्टमार्टम किया गया। तो उसमें ये पता चला कि इनको ये वाली बीमारी थी, थोरैकिक आरोटिक एन्यूरिज्म। ये होता क्या है, देखते हैं इसे होता क्या है। तो ये होता क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है कि मान लीजिए कि ये एक हार्ट है और यहाँ से जो नर्व निकलती है, ब्लड वेसल निकलती है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, इसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण ये सूजन आ जाने के कारण ये टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, और बढ़ने के बाद एक टाइम पे ऐसा आता है कि ये फट जाती है। ठीक है, ये वेसल फट जाता है, जिससे कि ब्लड लॉस होता है और अचानक इंसान मर जाता है। ठीक है,
तो जो ये ब्लड वेसल ये है, इसको बोलते हैं हम एरोटा, एरोटा, ठीक। और जो थोरेकिक है इसको हम चेस्ट रीजन को बोलते हैं। यानी कि ये जो हुआ है, ये जो इनको बीमारी हुई थी, ये सूजन होने के कारण हुई है, ब्लड वेसल के कारण, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई है? चेस्ट रीजन में। तो चेस्ट रीजन में जो ब्लड है इनका वो रुक गया था, यानी कि जो वेसल है वो फट गई थी, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। इसके कई सारे रीजन्स हैं। ये एक जेनेटिक भी होता है, ठीक है, ये एक जेनेटिक भी होता है, ये जेनेटिक भी होता है, ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर किसी इनके पेरेंट्स को होगा तो ये भी हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेस के कारण होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस के कारण होता है, ठीक है। अगर इनको स्ट्रेस ज़्यादा है तो भी ये जो हार्ट है वो हार्ट बीट बढ़ जाती है एंजाइटी में, तो हार्ट बीट बढ़ने के कारण भी हो सकता है। यानी कि इनको फ्रिक्वेंटली हार्ट बीट एंजाइटी होती होगी इनको, तो हार्ट बीट बढ़ने से इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता होगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल सूज जाती होगी। और ये हाई शुगर लेवल की वजह से भी होता है, हाई शुगर लेवल की वजह से भी होता है, ठीक है। तो इसके कई सारे कारण हैं होने के, पर ये एक लोगों को होता है 50,000 में, यानी कि 50,000 में एक लोगों को ऐसा कभी होता है कि ये बीमारी हो जिसकी वजह से डेथ हो, ठीक है। तो ये रही अगली खबर। चलते हैं चौथी खबर पे, पांचवी खबर पे। फिर से चाइना आया। तो पांचवी खबर ये है कि ये आपको फिगर दिख रहा होगा, लेट मी चेंज द कलर। ये आपको फिगर दिख रहा होगा जिसमें इधर है इंडिया, ये सिक्किम है, ठीक है, इधर है नेपाल और इधर है चाइना, ठीक है, ये रहा भूटान। तो यहाँ पे ये ट्राई जैक्सन बना है। ये ट्राई जैक्सन पे क्या हुआ है कि जो चाइना है वो रोपवे बना रहा है और रोड बना रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं क्या कर रहा है। तो इंडिया, चाइना और भूटान, इन तीनों का जो ट्राई जंक्शन है, यानी कि तीनों जहाँ मिलते हैं वो डोकलाम एरिया है सिक्किम का, जहाँ पे क्लैश हुई थी। डोकलाम इशू भी हुआ था 2017 में, तो काफ़ी बातें हुई थी वहाँ पे, काफ़ी शायद झड़प भी हुई थी, तो जिसमें डोकलाम भी हुआ था। तो डोकलाम सिक्किम में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे थोड़ी दूरी पे एक जगह है कुपूप, ठीक है, एक जगह है कुपूप। तो डोकलाम में कुपूप के पास चाइना एक रोपवे बनाया है, रोड्स भी डेवलप किए हैं, चाइना ने। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक इंडियन आर्मी की रिपोर्ट है, इंडियन आर्मी ने ऐसा बताया है कि चाइना बना रहा है, जबकि भूटान ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं बन रहा है। तो चाइना डेवलप कर रहा है, ताकि चाइना इधर से रोड डेवलप कर दिया और ये बॉर्डर हो गया, मान लीजिए ये सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, ये सिक्किम हो गया। तो चाइना कह रहा है कि चाइना बना रहा है, भूटान कह रहा है कि ये नहीं बना रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है कि ये बना रहा है। तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं यहाँ पर भी। और जो कि LAC है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो है वेस्टर्न LAC, लद्दाख में, मिडिल UK, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और जो ईस्टर्न है वो बटा हुआ है सिक्किम और अरुणाचल में, ठीक है। तो यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया का नाम है डोकलाम, और ये एक ऐसा एरिया है कि
अगर 25 इमिग्रेशन के रास्ते हैं, यानी कि 25 एंट्री के अगर रास्ते हैं इंडिया में, तो ये जगह एक ऐसी है जो कि उस पर इंडिया में एंट्री की जा सकती है। ठीक है, जैसे अभी तवांग में हुआ है, यांगसे। तो यांगसे जैसा भी यहीं पे एक क्षेत्र है, यानी कि एक नाला है, तोरसा नाला। तो तोरसा नाला से इंडिया में एंटर किया जा सकता है। तो ये एक भी सेंसिटिव जगह है, इमिग्रेशन का एक सबसे बेहतर जगह है। 25 जगह है इमिग्रेशन की चाइना और इंडिया के बीच में। तो एक ऐसा भी माना जा सकता है कि ये अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर यहाँ पे युद्ध होता है तो रोड डेवलप करने का फ़ायदा ये होगा कि ये रीइंफोर्स्ड हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, यानी कि इनके वेपन वगैरह, इनके आर्टिलरीज, जितने भी डिफेंस के इनके या अटैक के जो भी सामान है वो आसानी से पहुँच जाएंगे बॉर्डर एरिया में। तो शायद ये भी हो सकता है कि इस वजह से डेवलप कर रहा हो। खैर, बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता है इस बात की पुष्टि सरकार करेगी, देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, चाइना अपनी तैयारी कर रहा है हर फील्ड में, हर जगह उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो चाहे साउथ एशिया में हो, उसके बॉर्डर इशू हो, या फिर यूएस से हो, या फिर जो मेजर इकोनॉमीज हैं यूरोप में उनसे हो, ये अपना डिस्प्यूट चला रहा है। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं बीएनपी पार्टी से, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की वजह से अपोजिशन है, ये मेन अपोजिशन है जो कि रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो काम करने में असफल रही है। और वहाँ की मेन गवर्नमेंट है आवामी लीग जिनकी पीएम है शेख हसीना मैडम। तो शेख हसीना ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश को आईएमएफ जाना पड़ा। ठीक है, बांग्लादेश तो आईएमएफ चला गया है। तो आईएमएफ ने ये कहा है कि स्टेटमेंट जारी की है, प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उसने $4.5 बिलियन देने का वादा किया है, यानी कि 4.5 बिलियन यानी कि 37,000 करोड़ रुपए ये आईएमएफ किसको देगा? बांग्लादेश को। आईएमएफ देगा बांग्लादेश को। ठीक है, आईएमएफ बांग्लादेश को देगा। पर क्यों देगा? बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उस पे क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी एक तरह से टूट गई है, धराशायी हो गई है। इसका पहला और इम्पॉर्टेंट रीजन है, जो कि सब कंट्री के कोलैप्स का या इन्फ्लेशन का रीजन है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, रशिया यूक्रेन जब वॉर हुई है तो ऑयल के प्राइसेस इंस्टेंटली इंक्रीज हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो बांग्लादेश भी एक इंपोर्ट करता है, तो बांग्लादेश जब ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो इसको कॉस्टली पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉस्टली पड़ रहा है तो यानी कि ज्यादा हिस्सा पैसे का उसे ऑयल में खर्च करना पड़ रहा है, तो यानी कि जो अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये हुआ। बहरहाल जो 2020 में जब कोविड था तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ऐसे बूम कर रही थी, मतलब हाइक कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी रेदर देन एनी एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो 2020 में उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई थी, उसकी इकोनॉमी थी 3.4%। 2021 में 6.9% का इंक्रीज हुआ। फिर उसकी जीडीपी थी 7.2% 2022 में। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुई है, जीडीपी उनकी बढ़ी है, पर ये जो उनके इन्फ्लेशन हुआ है यानी कि महंगाई वहां पे बढ़ी है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है और ये डेट में चले गए हैं। ठीक है, कर्जे में डूब गए हैं। और क्या प्रॉब्लम हुई है? इनके पास अगर ज्यादा पैसे ये तेल में खर्च कर दे रहे हैं तो इनके पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी कम होगा, यानी कि विदेशी मुद्रा भी इनके पास कम होगी। वहीं जब अगर एक यूएस डॉलर की बात करें हम, तो एक यूएस डॉलर यानी कि 105 टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश एंड कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका एज यू नो। तो 105 टका एक डॉलर का होता है, जबकि ये पहले 87 रुपए था। ठीक,
₹87 से 105 टका बढ़ गया है, 87 टका से 105 टका। तो यानी कि इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है। तो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनके पास कम हुए हैं और इनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ तो हो रही है, नो डाउट, इनकी ग्रोथ तो हो रही है, बट ग्रोथ इज स्लोअर देन एंटिसिपेटेड, ठीक है। मतलब अपने मुताबिक, जिस मुताबिक ग्रोथ होनी चाहिए उस मुताबिक ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। और सब यही बातें हैं, और शायद बांग्लादेश भी एक ऐसा कंट्री हो जाएगा एशिया में, पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद, जैसा मैंने बताया था कि वो अपनी सॉवरेंटी खो देंगे। सॉवरेंटी मतलब कि सॉवरेंटी किसको दे देंगे? IMF को दे देंगे। पाकिस्तान ने तो दे रखी है, श्रीलंका ने अभी दे रखी है, हमने पढ़ा था एक दिन, श्रीलंका ने सॉवरेंटी दे दी है, यानी कि उनके डिसीजंस लेना, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो अब ये जो कंट्री है वो नहीं लेगी, वो IMF लेगी। और IMF एक US के द्वारा बनाया गया बैंक है, मतलब और भी कंट्रीज ने बनाया है, और भी कंट्रीज के शेयर हैं, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा शेयर हैं वो US के हैं। और IMF लोन देता है एट अ लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होता है बांग्लादेश के साथ, क्या ऐसा फिर ये अपनी इकोनॉमी रिकवर कर लेता है, क्योंकि इकोनॉमी रिकवर करना श्रीलंका के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ भी पॉलिटिकल क्राइसिस होगी, और बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्योंकि शेख हसीना करीब 10 साल से अधिक का टेन्योर में है, ठीक है। तो ये रही आज की खबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।